हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। तो जैसा कि आपने कल कल का वीडियो देखा होगा, तो वहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कार्नोट इंजन या फिर कार्नोट साइकिल को पढ़ा था। ठीक है, अब उसी के आगे का टॉपिक देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ देख लेता हूँ कि कार्नोट साइकिल से हम लोगों ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली थी, है ना। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी फ्रॉम कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल से हमारे पास एक रिलेशन तो जरूर आया था जो मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था कि क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच इज इक्वल टू क्या आया था, टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच, है ना। अब देखिए, अगर मैं इसको सेपरेट डिवाइड करूं तो आपके पास ये रिलेशन ऐसा आ जाएगा, वन माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच इज इक्वल टू वन माइनस टी सी अपॉन टी एच, है ना। वन से वन भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंप्लीफाइड रिलेशन ये भी आया था, ये भी मैंने आपको ड्राइव करा के दिखाया था, है ना। अब देखिए, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अगर चेंज करें तो मैं इसको ऐसा भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्यू सी अपॉन टी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एच अपॉन टी एच। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप ये भी तो बोल सकते हैं, दो चीजें, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कंडीशन होती है, जैसे कहीं ये लिखा है कि क्यू वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू अगर क्यू टू अपॉन टी टू है। ये कब आप लिख सकते हैं, जब आप यही तो बोलेंगे कि क्यू अपॉन टी जब कांस्टेंट रहा होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो वही रिलेशन आपको यहाँ यूज करना है कि आपने क्या किया, Q यानी कि हीट और टेम्परेचर का रेशियो लिया किसी एक कंडीशन में, और हीट और टेम्परेचर का रेशियो लिया किसी दूसरी कंडीशन में। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, जो Q अपॉन T का रेशियो है ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा ठीक तरीके से लिखा जाए तो Q के साथ नीचे आप सफिक्स में लिखेंगे रिवर्सिबल अपॉन T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि जो Q अपॉन T का जो रेशियो आने वाला है वो कैसा आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए जो भी हम लोगों ने कार्नोट साइकिल पढ़ी है उस कार्नोट साइकिल को हम लोगों ने रिवर्सिबली किया था, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग कॉन्सेप्ट। हम लोग को ये समझना है कि एंट्रोपी एक्चुअली में है क्या, कहाँ से किस तरीके से क्या डेरिवेशन इसका होगा, और इससे हम लोग फिजिकली क्या समझ पाएंगे, ठीक है। तो एंट्रोपी के हिसाब से आप देखिए, जैसा कि हम पिछले रिलेशन की बात करें, हमारे पास रिलेशन आया था क्यू सी अपॉन टी सी इज इक्वल टू कितना लिखा था, क्यू एच अपॉन, ये कितना लिखा था, क्यू एच अपॉन टी एच लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज और है कि अगर हम लोग प्रीवियस वीडियो को रिलेट करते हुए यहाँ पढ़ें, तो आपको ये पता है कि क्यू एच जो हीट है ये सिस्टम को दी गई थी, तो इसका मतलब इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो क्यू सी है ये हमारे पास क्या साइन आएगा, निगेटिव साइन आएगा। तो अगर हम ये दोनों साइन को यहाँ इनकॉर्पोरेट कराएं तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा, क्यू एच अपॉन टी एच प्लस क्यू सी अपॉन टी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी कभी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस साथ में होती हैं, तो जो Q अपॉन टी का सम है, सम ऑफ Q अपॉन टी, वो किसके इक्वल आता है, जीरो आता है, जीरो के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जितनी भी कार्नोट साइकिल होती हैं, आप ये कह सकते हैं, या फिर कार्नोट साइकिल नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एनी साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को आप ये मान सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल की प्रोसेस लगी होंगी। जैसे देखिए, साइड में आपकी फिगर अटैच्ड है, तो उसमें आप ध्यान से देखिए, हमारी मेन प्रोसेस क्या है, हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, दूसरा, हाँ, ये देखिए, ए पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक जा रहे हैं, बी पॉइंट तक जा रहे हैं, फिर बी से ए जा रहे हैं। दो रास्ते आपको दे रखे हैं, पाथ वन से हम लोग जाते हैं ए से बी, और पाथ सेकंड से जाते हैं बी से ए। लेकिन उस बीच में आप ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने देखिए छोटी छोटी कार्नोट साइकिल बनी हुई है ना, कार्नोट साइकिल देखिए बनी है, ये अपने आप में एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल से मिलकर के डिजाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जहां पर ये जो ऊपर वाली, जो मैं इसको देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्रोसेस हमारी किसको इंडिकेट कर रही है, आइसोथर्मल पार्ट को, आइसोथर्मल पार्ट। और जो ये वाली वैल्यू है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसको, मान लीजिए ये वाली जो वैल्यू है, ये मैं डार्क ग्रीन कर रहा हूँ उसको, ये वाली वैल्यू हमारी कौन सी है, एडियाबाटिक है ना। ये तो हम लोगों ने कल देखा ही था ग्राफ में, जो ऊपर की तरफ से स्लैंट हो रही है वो आइसोथर्मल है, और ये एडियाबाटिक है, ठीक है ना। तो इतना अभी आपको समझ में आया हो, किसी भी रिवर्सल प्रोसेस या किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि वो कार्नोट साइकिल के नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल से बनाई गई, ठीक है।
अब मान लीजिए हम कार्नोट साइकिल इस तरीके से करा रहे हैं, और मान लीजिए इसमें अभी तो इतनी कार्नोट साइकिल आपको दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ ये जो वैल्यूज दिख रही हैं, कुछ ना कुछ आपको मतलब दिखने को मिल रहा है। अगर हम यही नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल अगर यहाँ इंक्रीज कर दें, तो ये जो जो फोर यहाँ पर जो वैल्यूज बनी है ना, ये इस तरीके से जो बने हैं, जैसे ये एडियाबेटिक वाला चेंज, ये और छोटा हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा आपको। मान लीजिए और नंबर ऑफ इंक्रीज कर दिया, तो मैं किसकी बात करूं, मैं इस पोर्शन की बात करूंगा ना। ये जो पोर्शन आपको बना है ना, ये पोर्शन आपका और छोटा होता जाएगा। ये छोटा कब होगा, जब किसी भी रिवर्सल साइकिल में कार्नोट साइकिल या फिर बहुत ज्यादा कार्नोट साइकिल इन्वॉल्व होंगी, तो ये ग्राफ सीधी सी बात है छोटा तो होगा ये वैल्यू, है ना। तो और एक चीज और हम लोगों ने कल कार्नोट साइकिल से देखी थी कि जो भी एडियाबेटिक वाला पोर्शन होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो अगर एडियाबेटिक वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है, मैं लिखता हूँ अगर एडियाबेटिक एडियाबेटिक जो पोर्शन है ना, ये तो कैंसिल हो ही जाता है, कल ही हम लोगों ने ड्राइव किया है। तो अगर एडियाबेटिक वाला पोर्शन कैंसिल हो रहा था, तो हमारा रिजल्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है, आइसोथर्मल पार्ट से ही तो आ रहा था। जो भी वर्क डन आया था, जो भी हीट इवॉल्व आई थी, वो सिर्फ आइसोथर्मल पोर्शन से आया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसी से सारे आंसर आए थे। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर जो प्रोसेस हम ए से बी तक कराना चाहते हैं ना, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जो ए बी ए प्रोसेस है, ए बी ए का मतलब क्या है, ए से बी पर जाना फिर बी से दोबारा से ए पर पहुंचना। तो ये प्रोसेस हमारी कैसी है, ये प्रोसेस आपकी आइसोथर्मली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिक वाली बात, वो पोर्शन तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अब कार्नोट इंजन से हम लोग को ये रिलेशन पता था, जो कि मैंने आपका पीछे लिखा था कि क्यू सी अपॉन टी सी प्लस क्यू एच अपॉन टी एच, ये किसके इक्वल आ चुका था, जीरो के इक्वल आ चुका था, है ना। तो यहाँ से अब ये तो मैंने बता ही दिया कि नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल इन्वॉल्व होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अब क्योंकि नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल इन्वॉल्व है, तो ये वाली जो वैल्यू ये नंबर ऑफ काफी बार लिखी जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं समेशन ऑफ क्यू अपॉन टी, जितने भी क्यू अपॉन टी आएंगे, रिजल्ट बस इतना है कि उन सभी का क्यू अपॉन टी का जो सम है वो जीरो के इक्वल ही आना है। ठीक है, और मान लीजिए अगर हम इनफाइनाइट एसिमली की वैल्यू की बात करें, इनफाइनाइट एसिमल, है ना, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो समेशन जो होगा चेंज स्मॉल हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, है ना, डी क्यू बाई टी आएगा ना, टेम्परेचर तो वही रहेगा आपका, क्यू में चेंज आएगा, डी क्यू बाई टी ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो आएगा। ठीक है, तो अभी अभी के लिए देखिए, हम लोग मान के चल रहे थे कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन्वॉल्व है किसी प्रोसेस के लिए, ए बी ए प्रोसेस के लिए, है ना। तो इसको आप ऐसा भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम ए से बी तक गए, ठीक है, और डी क्यू बाई डी टी प्लस फिर वापस बी से ए पर आए, और फिर क्या रखेंगे, डी क्यू बाई डी टी, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, है ना। अब इस चीज को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, ए से बी तक गए, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी से ए डी क्यू बाई डी टी, है ना। अब देखिए ये जो हमारा है, इसको मैं और ज्यादा प्रिसाइसली लिखूं या और क्लियरली लिखूं, तो हम ये कह सकते हैं जो ये प्रोसेस हो रही है पाथ फर्स्ट की है। अब देखिए यहाँ पर क्या मैथमेटिकली एक रिलेशन हमारे पास होता है कि अगर ये माइनस साइन आपका लगा हुआ है ना, अगर हम लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट का मतलब अगर हम इसको भी ए से बी कराएंगे, तो वो माइनस आके आगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिलेशन सिर्फ यही बचेगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, पाथ सेकंड। ठीक है, तो आपने भी क्या देखा, आपने भी ये देखा कि हमने देखी ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ रही है, कोई भी साइन का डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं जो डी क्यू बाई टी का जो रिलेशन है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और ये क्या लिखेंगे आप, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ, ये पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ क्यू इन्वॉल्व है। क्यू का मतलब क्या होता है, हीट, हीट जबकि पाथ फंक्शन नहीं, सॉरी हीट पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करना चाहिए था। बट जैसा कि हम लोगों ने डेरिवेशन किया, वहां से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि डी क्यू बाई टी जो है, ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, और ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि हमने दो पाथ लेके चले, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। और इसी वैल्यू को ही, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, अगर ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी तो स्टेट, ये क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, ये क्या बन जाएगा आपका, स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका एक स्टेट फंक्शन बन चुका है, और इस स्टेट फंक्शन को हमने एक नया नाम दे दिया है, इसको बोलेंगे एंट्रोपी। ठीक है, डिनोट करेंगे आप एस के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर अब देखिए, किस ए पॉइंट पर मान लीजिए एंट्रोपी क्या थी, एस ए थी, बी पॉइंट पर एंट्रोपी क्या थी, एस बी थी। तो अगर हम चेंज निकालना चाहें, क्योंकि देखिए डी क्यू का मतलब क्या है, डी क्यू तो आपका चेंज को शो कर रहा है,
तो अगर हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे डेल्टा एस, ये किसके इक्वल आएगा, एंट्रोपी ऑफ बी पोजीशन माइनस एंट्रोपी ऑफ ए पोजीशन गिव्स यू ए टू बी, ये कितना आ जाएगा, डी क्यू बाई टी। ये रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। या फिर आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई टी। और अगर कोई फाइनाइट चेंज आपको देखने को मिलता है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू बाई टी आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन अभी तक हम लोग ने ड्राइव किया कि एंट्रोपी जो है वो किसके इक्वल आएगी, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें स्टेट फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो इस रिलेशन से हमें ये पता चलेगा, लिखेंगे यहां पर, मैं इस लिख दे रहा हूं, सिंस एस इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, एस क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज होगा किसी भी पोजीशन ए से और पोजीशन बी में, वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ पर, है ना। आप लिख सकते हैं नॉट डिपेंड्स ऑन, ये तो मैंने बात बता दी वो जो हम लोग स्टेट फंक्शन का अभी तक समझ के आए, जो क्या मीनिंग होता है कि स्टेट फंक्शन कभी भी किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हम लोग ने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या निकल के आया था रिलेशन, ए से हम लोग बी तक जा रहे थे, डी क्यू बाई डी टी, है ना। अब रिलेशन के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्यू हमारे पास है, ठीक है, क्यू आप क्या बोलेंगे, क्यू जो है ये रिवर्सिबल आप लिखेंगे। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, देखिए डेल्टा एस के नतीजे तक, इस कंक्लूजन तक हम लोग कब पहुंचे, जब हम लोगों ने कार्नोट साइकिल को इंट्रोड्यूस किया, उसको स्टडी किया। तो कार्नोट साइकिल ही अपने आप में एक हाइपोथेटिकल रिलेशन था, जो कि आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको क्या करना है, एक रिवर्सल प्रोसेस लेके चलना है। तो वहां से जो क्यू की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। तो हम ये कह सकते हैं जो डेल्टा एस है ना, वैसे तो डेल्टा एस एक स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका क्यू वैल्यू आई है, ये क्यू आपकी रिवर्सिबल रहेगी। क्यों रिवर्सिबल रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा एस का कॉन्सेप्ट कहाँ से ड्राइव हुआ है, कार्नोट साइकिल से ड्राइव हुआ है। और कार्नोट साइकिल में क्योंकि रिवर्सल प्रोसेस थी, तो जो भी हीट वहां से इवॉल्व होगी, ठीक है, उस चीज को हम लोग और प्रिसाइजली ऐसा लिख पाएंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। तो वैसे आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पाथ पर तो डिपेंड नहीं करेगा, है तो स्टेट फंक्शन ही, लेकिन इसको इस तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो ये इक्वेशन है ना, ये ड्राइव ही हुई है कहां से, कार्नोट साइकिल से, ठीक है। अब देखिए इस चीज को, अब एक, तो यहां तक तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है, मान लीजिए हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब अगर आपको पता है कि एक्सपेंशन अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, सॉरी सॉरी, डेल्टा टी तो आपका जीरो रहेगा ना, डेल्टा टी आपका जीरो रहेगा। जब डेल्टा टी जीरो रहेगा तो डेल्टा यू जीरो रहेगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये कह सकते हैं क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू की, या मोर प्रिसाइजली कहें, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं जो क्यू रिवर्सिबल है ये किसके इक्वल आएगा, माइनस डब्ल्यू के। जैसे ही आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्यू रिवर्सिबल आपको क्या मिलेगा, एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को टी से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या रिलेशन मिलेगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन अपॉन टी। और इस पूरे रिलेशन को हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं एंट्रोपी, तो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो आपका ये क्या बन गया, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने एक इस तरीके एंट्रोपी चेंज देखा था, ठीक है, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए। अब मान लेते हैं हेडिंग के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर देखिए हेडिंग हम लोग लिख रहे हैं, इस तरह से, एंट्रोपी चेंजेस, एंट्रोपी चेंजेस इन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब इररिवर्सिबल इसका मतलब क्या होगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अब देखिए मान लेते हैं कोई एक एक्सपेंशन हम लोग मान के चल रहे हैं ना, और एक्सपेंशन कहाँ मान के चल रहे हैं, मान लीजिए इररिवर्सिबल का मैंने केस मान लिया, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, कोई भी एक्सपेंशन मैंने माना है जो कि कैसा है, वैक्यूम एक्सपेंस हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपेंशन है मान लेते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है इन वैक्यूम, वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है और ये हम लोग ने क्या मानी, कंडीशन मान के चल रहे हैं कि आइसोथर्मल हो रहा है, ठीक है।
आइसोथर्मली अगर कोई चीज एक्सपेंड कर रही है तो आपको पता है वैक्यूम के अगेंस्ट अगर हो रहा है तो वहां से हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स तो है नहीं, बाहर कोई अपोजिंग फोर्स तो प्रेजेंट है नहीं, तो जो डब्ल्यू है, वर्क डन है, वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। अब अगर वर्क डन जीरो आएगा तो टेम्परेचर में भी तो कोई चेंज नहीं आएगा। हमें पता है कि गैस के द्वारा कोई भी वर्क डन किया ही नहीं जा रहा है, जब वर्क डन नहीं किया जाएगा तो डेल्टा टी जो टेम्परेचर है ये भी जीरो रहेगा, और आप कह सकते हैं डेल्टा यू भी जीरो रहेगा। ठीक है, जब ये सभी चीजें जीरो रहेंगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम ये कह सकते हैं जो क्यू है वो भी तो जीरो रहेगा, है ना। तो क्यू जीरो रहेगा, इस चीज का मतलब यहां से ये है कि कोई भी सिस्टम, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नो हीट इज सप्लाइड टू और रिमूव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, गैस का जो भी एक्सपेंशन हुआ है उस एक्सपेंशन के दौरान ना तो गैस ने कोई हीट ट्रांसफर की है सराउंडिंग्स को, और ना ही सराउंडिंग से कोई हीट मिली है गैस को। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं, ये वैल्यू जो एंट्रोपी है आप लिखेंगे यहां पर, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। अच्छा, ये किस केस के हम लोग बात कर रहे हैं, जब हमने बात की वैक्यूम के केस में जो किसी भी सराउंडिंग्स है उसकी जो एंट्रोपी है वो कैसी रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है। अब देखिए हम लोगों की चीज तो पता ही है कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी रहे, हमें सिस्टम की प्रीवियस हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन अब देखिए एक्सपेंशन तो, ये तो हमने बात की थी किसकी, सराउंडिंग्स के लिए। अब हमें पता है कि वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ तो जाएगी। अगर वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ जाएगी तो पिछली स्लाइड में देखिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, ये वाला, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। 1 मोल के लिए मान लीजिए, अभी तो समझ रहे हैं चीजों को, तो 1 मोल के लिए हम ये कह सकते हैं फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R ln V2/V1 कह सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये सिस्टम के लिए आई है। ठीक है, तो सराउंडिंग्स के हिसाब से देखें तो सराउंडिंग में तो कोई चेंज नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट दी जा रही है, ना सिस्टम की हीट कम हो रही है, तो सिस्टम की एंट्रोपी पर कोई चेंज नहीं आएगा। सॉरी सॉरी, सराउंडिंग्स की एंट्रोपी पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम की बात करें, क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है तो इसकी एंट्रोपी में तो चेंज आना ही आना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से टोटल एंट्रोपी निकालें, है ना, टोटल एंट्रोपी एस टोटल, टोटल का मतलब क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। सिस्टम की एंट्रोपी क्या आई थी आपके पास, R ln V2/V1, और ये सराउंडिंग ये क्या आई थी, वैल्यू जीरो आई थी। तो हम ये कह सकते हैं जो एस टोटल आ रही है वो कितनी आएगी, S ln V2/V1 आएगी, है ना। अब एक चीज हमें ये भी पता है, क्या पता है कि जो V2 है, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है तो V2 हमेशा V1 से बड़े होगी, तो जो S टोटल की जो वैल्यू है, हम ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या फिर आप इसको और करेक्ट लिखें तो S टोटल जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा अगर हम वैक्यूम की केस की बात करें। ठीक है, ये तो हमारा था वैक्यूम का केस। और इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं रिलेशन या फिर लैंग्वेज लिख सकते हैं, द टोटल एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन कंसीडर्ड अबव इज दिस। ये आपका लिखा है, सिंस V2 is greater than V1 it is obvious that spontaneous irreversible isothermal expansion of gas is accompanied by increase in the entropy of the system and the surroundings considered together। ये हमारे जो प्रोसेस थी वो कैसी थी, इरिवर्सिबल थी। तो इरिवर्सिबल के केस में हम लोग ये बोल सकते हैं जो भी टोटल एंट्रोपी होगी, टोटल एंट्रोपी का मतलब सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग्स की एंट्रोपी, वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, ये तो केस था हमारा किसका, इरिवर्सिबल का। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए रिवर्सिबल केस है ना। रिवर्सिबल केस में आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए वॉल्यूम को एक्सपेंड करना है V1 से V2 की ओर। ठीक है, और रिवर्सिबली है, अगर कोई भी चीज रिवर्सिबली मतलब अगर रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रही है तो वहां पर क्या होगा, गैस को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल ही है ना, प्रोसेस तो आइसोथर्मल है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है और एक्सपेंशन V1 से V2 होना ही है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं जो इंटरनल एनर्जी गैस की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ठीक, लेकिन ये चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं। आइसोथर्मल में भले ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन वो आपको फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस आपको आइसोथर्मल ही बनाए रखनी है, तो इसका मतलब टेम्परेचर में कोई भी डिक्रीमेंट नोट नहीं किया जाएगा, तो वो डिक्रीमेंट को कंपेंसेट कहाँ से किया जाएगा, तो इसका मतलब है सराउंडिंग्स क्या करेगी, सराउंडिंग हीट प्रोवाइड करेगी उस सिस्टम को, जिससे कि वो सिस्टम के अगेंस्ट, सराउंडिंग्स के अगेंस्ट वो सिस्टम एक्सपेंड कर पाए। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी।
तो जो क्यू रिवर्सिबल है, या आप लिख सकते हैं क्यू रिवर्सिबल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो सिस्टम के द्वारा जो क्यू रिवर्सिबल एब्जॉर्ब की जाएगी। क्यों एब्जॉर्ब की जाएगी? क्योंकि हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना है ताकि प्रोसेस हमारी कैसी रहे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये चीज आपको आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो इस चीज के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि सिस्टम ने कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब किया है ना, तो यहाँ से एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। आप ये लिख सकते हैं सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि ये रिवर्सिबल जूस ने एब्जॉर्ब की है। वहीं अगर हम सराउंडिंग्स की बात करें, अब देखिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट तो सिस्टम ने एमिट की है। सिस्टम ने ही तो प्रोवाइड की है इसको। तो सराउंडिंग्स की जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज करेगी बाय द सेम अमाउंट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर प्लस माइनस के साइन को हम लोग ध्यान से दें, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर जो ये वाला पार्ट है ना, ये रिप्रेजेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम को, और जो ये वाला पार्ट है पूरा माइनस को इंक्लूड करके ये रिप्रेजेंट कर रहा है सराउंडिंग्स को। तो रिवर्सल प्रोसेस में हमेशा ऐसा ही होगा, जितनी हीट सराउंडिंग से सिस्टम को दी जाएगी, ठीक है, तो उतनी ही, यानी कि दोनों तरफ जो सेम क्वांटिटी है हीट की वो एब्जॉर्ब और एमिट होगी। तो क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो इनका जो सम है वो हमेशा कैसा आएगा? सॉरी, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, अगर हम यहाँ से एक रिलेशन लिखें कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स, ये जीरो के इक्वल आएगा, तो हम ये बोल पाएंगे कौन सी प्रोसेस आपकी रहेगी? रिवर्सल प्रोसेस रहेगी। रिवर्सल प्रोसेस के लिए, ठीक है, हमेशा जीरो आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। और अगर हम यहाँ पर देखिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की बात करें प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स की बात करें, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ, यानी कि जीरो से तो बढ़ी रहेगी। ये कब रहेगी? इरिवर्सल प्रोसेस में, क्योंकि इरिवर्सल प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, एकदम से बढ़ेंगी वो चीजें। तो ये आ गया इरिवर्सल के केस में। ठीक है, तो या इन दोनों के रिलेशन को अगर हम कंबाइन करें तो आप ये लिख सकते हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। आप और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अगर एस टोटल मान लीजिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बस ध्यान आपको ये रखना है, जो ग्रेटर देन साइन ये किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए है, और जो इक्वल टू साइन ये किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए है। ठीक है, यहाँ से चीज आपको समझ में आई होगी। तो उसके बाद मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स टेकन टुगेदर रिमेन्स कांस्टेंट, while in an irreversible process the entropy of the system and the surroundings taken together increases. ओके, सो यहाँ से हम लोग ये चीज भी बोल सकते हैं। अब देखिए जितनी भी प्रोसेस नेचर में होती है ना, ऑल द प्रोसेस अकरिंग इन द नेचर, ऑल द प्रोसेस अकरिंग इन नेचर, है ना, नेचर में जितनी भी प्रोसेस हो रही है सब कैसी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल है। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो इनकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट बट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड मैक्सिमम। तो जो एंट्रोपी है आप लिख सकते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, है ना। तो किसी भी जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर प्रोसेस कैसी स्पॉन्टेनियस है, तो एंट्रोपी जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो मैंने समझाया आपको समझ में आया हो। बाकी जैसा भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।